जय हिंद दोस्तों। आज हम सप्लाई के अंदर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहले एक बात बताइए, आपके दिन कैसे जा रहे हैं? जीएसटी के कोर्स में आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? जैसे थ्री इडियट्स में रणछोड़ दास को मजा आ रहा था, वैसे आ रहा है नहीं आ रहा है? वो कहता था ना, सर मजा आ रहा है, आईईसी में मेरा एडमिशन हुआ है, मुझे मजा आ रहा है। तो वही मजा लेना है दोस्तों, मजे लेके पढ़ाई करना है। पक्की बात है, जीएसटी अच्छे से समझ में आएगा और आप अपने सीनियर्स के भी कान कुतरोगे इस कोर्स के बाद, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। इम्प्रूवमेंट तो हम भी कर रहे हैं। रोज लाइट चेंज अरे, हो रही है, कभी बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। कैमरे वाले भाई को भी धन्यवाद भाई, रोज कुछ ना कुछ नया कर रहा है। सर ये चीज चेंज कर देता हूँ, ये चीज चेंज कर देता हूँ, आज ये आज वो, ये रोज कुछ ना कुछ चेंज कर रहा है। तो एक क्लैपिंग तेरे लिए भी भाई, ठीक है, थैंक यू। अच्छा दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं फटाफट, अपने टॉपिक से हमें भटकना नहीं है। सप्लाई की डेफिनेशन हमने कर ली है आधी अधूरी। सप्लाई की डेफिनेशन क्या कहती थी? सप्लाई का सबसेक्शन 1 जो था वो कहता है, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्लस इंपोर्ट ऑफ सर्विस, अब हम इसको शॉर्ट में करेंगे, प्लस शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 था विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन ही था ना, हाँ। प्लस अगर सप्लाई की सारी चीजें सेटिस्फाई हैं, सप्लाई की सबसेक्शन 1 की कंडीशन सारी सेटिस्फाइड है, तो शेड्यूल 2 माइनस शेड्यूल 3, और बीच में एक नई जजमेंट आई सेक्शन 7(1) में, जो आरडब्ल्यूए के लिए थी। आरडब्ल्यूए भी रेजिडेंशियल अगर है तो 7500 रुपए की एग्जामिशन है, कॉमर्शियल है ये पर मंथ है, कॉमर्शियल है तो 1000 रुपए पर ईयर है ओनली। ठीक है बच्चों, ट्रेड यूनियन है तो कोई लिमिट नहीं है, उसकी एग्जामिशन पूरी है। नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं शेड्यूल 1। अब हम शेड्यूल 1 को कवर करने वाले हैं बच्चों। आज हम शेड्यूल 1 को देखते हैं पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस को भी एक बार रिपीट कर लेते हैं, वो रह गया हमारा रिपीट करना। इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगर आप किसी अनरिलेटेड बंदे से ले रहे हो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और नॉट, जीएसटी एप्लीकेबल। बम सर, सारा धुआं हो गया, एक बार वो चार्ट दोबारा दिखाओ ना सर। आइए बच्चों, एक बार चार्ट दोबारा देख ही लेते हैं, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। चलिए दोस्तों, एक बार चार्ट 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 पाजा 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 पाजा, ये रहा चार्ट। अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस है विद कंसिडरेशन है सेक्शन 7(1)(b), वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और नॉट, बिजनेस के लिए हो या ना हो, अगर आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया है और कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, पैसा इन्वॉल्व है, तो जीएसटी एप्लीकेबल है। अगर रिलेटेड पर्सन से कर रहे हो, रिलेटेड पर्सन कौन थे? आज दोबारा भी आएगा, कोई बात नहीं, आज वहां पे रिवाइज कर लेंगे। रिलेटेड पर्सन से अगर कर रहे हो और विदाउट कंसिडरेशन अगर आप कर रहे हो काम, मतलब पैसा इन्वॉल्व नहीं है, तो भी जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। रिलेटेड पर्सन से अगर कर रहे हो तो जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। रिलेटेड पर्सन के अंदर थोड़ा सा नुकसान है, तो रिलेटेड पर्सन से कोशिश करना है सबको बाहर निकालना है। अगर रिलेटेड पर्सन में आ गया तो विदाउट कंसिडरेशन भी जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। अदर केसेस में नॉट ए सप्लाई। रिलेटेड पर्सन कौन थे? एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, वो क्या कहते थे? दे आर द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। फैमिली कौन? स्पाउस एंड चिल्ड्रन, whether they are relative, whether they are dependent or not, लेकिन पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर, दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट अपॉन अस। अगर वो डिपेंडेंट है तो ही रिलेटिव है। स्पाउस और चिल्ड्रन रिलेटेड रहेंगे ही रहेंगे, चाहे वो डिपेंडेंट हो या ना हो। सर बाय डिफॉल्ट ही वो डिपेंडेंट है ना? यस, बाय डिफॉल्ट ही वो डिपेंडेंट है, गवर्नमेंट यही मान के चलती है, दे आर होली डिपेंडेंट ऑन अस। सर आजकल लेकिन ना हमारी वाइफ तो वर्किंग है सर, शी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अस, लेकिन जीएसटी के पर्पस के लिए वो माना जाएगा शी इज डिपेंडेंट ऑन यू। अब सर आप जेंट्स लेडीज की लड़ाई मत करा देना। चलो बच्चों, अब इसको यहीं पे खत्म करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। आजा आजा मेरे शेड्यूल 1 आजा। यस, शेड्यूल 1, इसका हमने 4th पॉइंट किया था शेड्यूल 1 का। ठीक है जी, ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज विदाउट कंसिडरेशन, सेक्शन 7(1)(c) प्लस शेड्यूल 1।
क्या शेड्यूल 1 के अंदर सेक्शन 7(1) की कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी थी? आंसर इज नो। ठीक है जी। सप्लाई इंक्लूड्स एक्टिविटीज मेड और एग्रीड टू बी मेड विदाउट कंसिडरेशन एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। 4 केसेस हैं इसके अंदर, ठीक है। विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई अंडर सेक्शन 7। इसका आज हम पहले कर रहे हैं फर्स्ट पॉइंट। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स। दोस्तों ध्यान से, अब परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट्स। सर आज क्या समझाने वाले हो इसके अंदर, ऐसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। देखो दोस्तों, अब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझो। मैं हूं राहुल, मैंने लिया हुआ है जीएसटी नंबर, मैंने एक सीए फर्म है मान लीजिए मेरी, मैंने एक लैपटॉप खरीदा, जीएसटी का इनपुट लिया, मजे ही मजे। ठीक है जी, जीएसटी का इनपुट लिया, मजे ही मजे। 1 साल के बाद बोला लैपटॉप खराब हो गया, फेंक दो, फेंक दो, नया लैपटॉप ले लो, मजे ही मजे, है ना। आजकल वो चल रहा है ना बड़ा, मजे ही मजे। तो मैंने लैपटॉप लिया, 1 साल यूज किया और फेंक दिया। नया लैपटॉप लिया, नया जीएसटी का इनपुट ले लिया। तो गवर्नमेंट कह रही है भैया अगर आपने कोई भी एसेट परमानेंटली ट्रांसफर या डिस्पोज ऑफ कर दिया और जिसके ऊपर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रखा था, अगर आपने पहले लैपटॉप खरीदा होता और जीएसटी का इनपुट नहीं लिया हुआ होता तो उसको आग लगा दो हमारी तरफ से। डिपार्टमेंट कहता है हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, खरीदो बेचो जो मर्जी करो, इनपुट नहीं लिया तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इनपुट ले रखा है तो भैया जब डिस्पोज ऑफ करोगे तब टैक्स ले लेंगे आपसे। सर एक बात बताओ, मैं उसको 0 पे सेल दिखाता हूं, मैं उसको 500 रुपए पे सेल दिखाता हूं, कोई बात नहीं सर, लैपटॉप का 50,000 रुपए के ऊपर मैंने 18% जीएसटी का इनपुट 9,000 रुपए ले लिया और 1 साल के बाद कह दिया ये तो 500 रुपए का ही बिका है जी, 18% के हिसाब से 900 रुपए होंगी। ध्यान से बच्चों, यहां पे गवर्नमेंट ने एक इनपुट टैक्स क्रेडिट में, अभी मैं वहां पे नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको एक इजी कैलकुलेशन के लिए बता देता हूं। कैपिटल एसेट जो होगा ना, देखो दोस्तों ये कैपिटल एसेट ही होगा। बिजनेस एसेट्स, हम लोग स्टॉक की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि स्टॉक तो वैसे भी आप बेचोगे ही ना, स्टॉक तो आपकी बुक्स में खड़ा है। ये एसेट्स की बात करता है, ये स्टॉक की बात नहीं कर रहा। मेरे पास कैपिटल एसेट था, गवर्नमेंट उसको कहती है भैया देख हम तेरे को इनपुट पूरा 100% आज ही अलाउ कर रहे हैं, लेकिन इसको कम से कम 5 साल तक चलाइयो, 5 इयर्स तक यूज करियो, 5 साल से पहले मत बेच दियो। सर ये 5 साल का क्या लॉजिक है? देखो दोस्तों, एक्ट में 5 साल नहीं लिखा हुआ, एक्ट में लिखा हुआ है हम आपको इनपुट अलाउ करते हैं 5% पर क्वार्टर, ऐसा ही कुछ था, चेक भी नहीं करके आया मैं, 5% पर क्वार्टर ही था। 20 क्वार्टर, 20 क्वार्टर का मतलब 1 साल में 4 क्वार्टर। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो गवर्नमेंट ये कहती है हम आपको 5% पर क्वार्टर ही इनपुट देना चाहते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है हम आपको इनपुट आज पूरा दे दें। अब आप कम से कम 5 साल इस एसेट को चलाना, अगर आपने 5 साल से पहले इसको बेच दिया तो हम आपको इनपुट 5% पर क्वार्टर के हिसाब से ही अलाउ करेंगे। क्वार्टर बोले तो 3 महीने, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यही लैपटॉप वाला केस ले लेते हैं, मैंने 50,000 रुपए का लैपटॉप खरीदा था, उस पर जीएसटी का इनपुट मैंने 9,000 रुपए ले लिया। दिस इज माई इनपुट, दिस इज माई इनपुट, दिस इज माई परचेज कॉस्ट। अब जब मैंने सेल किया तब मैंने 5,000 रुपए का मान लीजिए बेचा, इजी कैलकुलेशन करते हैं एक बार, और 900 रुपए इसके ऊपर जीएसटी में जमा कराना चाहता हूं। गवर्नमेंट बोली भैया कितने टाइम यूज किया, मैंने कहा जी 1 साल 4 क्वार्टर। गवर्नमेंट बोली भैया सुन मेरी बात, 4 क्वार्टर में लिया है ना तो सिर्फ 5% पर क्वार्टर, मतलब 9,000 का 5% पर क्वार्टर आपको इनपुट हम अलाउ करेंगे। 50,000 का 5% नहीं, टैक्सेबल वैल्यू का नहीं, टैक्स का 5% पर क्वार्टर, यानी कि 4 क्वार्टर मतलब 5 चौका 20%, 20% ही इनपुट हम आपको अलाउ करेंगे। 9,000 का 20% हो गया 9 दूनी 18, 1,800 रुपए, 1,800 रुपए ही इनपुट हम आपको अलाउ करेंगे। और तुमने जो 9,000 रुपए का इनपुट लिया हुआ है ना, 7,200 रुपए का इनपुट रिवर्स करो,
ये आएगा, आगे भी आएगा। मैं फिर दोबारा शेड्यूल 1 रिवाइज कराऊंगा जब मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट कराऊंगा। आज मैं इसको सिर्फ आपको टच करना चाहता था कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हो तो 1 साल का मतलब, आप अगर सेल वैल्यू जानबूझ के गलत भी दिखा रहे हो ना, तो भी इनपुट आपको 7200 रुपए रिवर्स करना पड़ेगा। चाहे आप यही क्यों ना दिखाओ कि मैंने 5000 रुपए का लैपटॉप भेजा, चाहे उसकी एक्चुअल कीमत ही 5000 क्यों ना हो गई हो, तब भी गवर्नमेंट ये कहती है कैपिटल एसेट का इनपुट आपको 5 साल तक कैपिटल एसेट को संभाल के रखना है और यूज भी करना है। अगर जीएसटी के ऑफिसर आपके प्रेमिसेस पे विजिट करते हैं तो वो आपसे सारे एसेट मांग सकते हैं। ठीक है जी। अब समझ में आया कुछ? परमानेंट ट्रांसफर, टेम्पररी ट्रांसफर नहीं है, परमानेंट ट्रांसफर है। आपने परमानेंटली उस एसेट को डिस्पोज ऑफ कर दिया या ट्रांसफर कर दिया। ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड, जहां पे इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया हुआ था जब उसको खरीदा था, ऑन सच एसेट्स। अब एक बात बताइए, मैंने कोई एसेट वैट के टाइम पे खरीदा था, मैं उसको आज बेचता हूं। पहली बात तो देखो 5 साल खत्म ही हो चुके हैं, 2017 से लेके 5 साल खत्म ही हो गए, लेकिन चलो मैं मान लेता हूं आज हम 2019 में हैं। क्या मैंने जीएसटी अवेल किया था क्या? यहाँ पे हम जीएसटी के अवेलमेंट की बात कर रहे हैं, हम वैट के अवेलमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। तो मैंने वैट के टाइम पे जीएसटी का अवेलमेंट नहीं किया था, तो मैं उसको डिस्पोज ऑफ करते हुए सिर्फ अपनी ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर जीएसटी दूंगा। ट्रांजैक्शन वैल्यू बोले तो जैसे हमने अभी बनाया था ना 50,000 रुपए और 9,000 रुपए, ये तो इनपुट था, 5,000 रुपए और 900 रुपए। अब आपको सिर्फ ये 900 रुपए ही जीएसटी जमा कराना है। आप 900 रुपए जीएसटी जमा कराओगे, सामने वाले को इसका इनपुट मिल जाएगा, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मार पिटाई नहीं होगी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। अभी ये खत्म नहीं हुआ। अरे सर मुझे तो लगा था हो गया खत्म, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स। अब इसको डिटेल्ड में और आगे बढ़ते हैं। इसके लिंक्ड एक शेड्यूल 2 में पॉइंट है, तो शेड्यूल 2 भी सप्लाई है। हाँ बच्चों, शेड्यूल 2 भी सप्लाई है, माइनस तो शेड्यूल 3 था ना। शेड्यूल 3 इज नॉट अ सप्लाई, शेड्यूल 2 भी सप्लाई है। शेड्यूल 2 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। शेड्यूल 2 का पॉइंट 4 3.21 पेज पे है, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स। वो कह रहा है कि अगर ये सब हुआ है तो दैट विल बी टर्म्ड एज ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स, और उस पर जीएसटी लगेगा। ये बताता है कि गुड्स क्या है और सर्विस क्या है। ये सिर्फ डिफरेंशिएशन कर रहा है कि कौन से ट्रांजैक्शन को सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा और कौन सी ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। अब देखिए, गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट्स, स्टॉक की बात हम नहीं कर रहे हैं, are transferred or disposed of by or under directions of person carrying on the business so as to no longer form part of those assets. Goods forming part of business assets, जो business assets के तरीके से हमने होल्ड किए हुए थे, that will be termed as supply of goods. ठीक है जी। Goods held used for business are put to private use। भाई साहब मेरे पास 4 एसी थे ऑफिस के अंदर, घर पे एसी खराब हो गया, बीवी का फोन आया एसी चाहिए भाई, वरना घर मत आना। भाई मैं डर गया, मैंने ऑफिस एसी का ऑफिस अपना ऑफिस में से एसी उतरवाया और घर पे लेके लगा दिया। मैंने कहा शांत, गदाधारी भीम शांत, गुस्सा नहीं करने का। मैंने एसी लगा दिया, तुझे क्या करना है, एसी कहाँ से आया है? मैंने ऑफिस से निकाल लिया। जीएसटी ऑफिसर आया, अबे तेरे पास तो 4 एसी थे, ये 3 कैसे रह गए, एक कहाँ गया? मैंने कहा घर पे चला गया। बोला अच्छा, शेड्यूल 2 पढ़ा तूने? शेड्यूल 2 का पॉइंट 4 क्लॉज बी, गुड्स हेल्ड यूज्ड फॉर बिजनेस आर पुट टू प्राइवेट यूज और आर मेड अवेलेबल टू एनी पर्सन फॉर यूज फॉर एनी पर्पस अदर देन बिजनेस बाय और डायरेक्शन ऑफ द पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस। बिजनेस को करने की सेंस में, बिजनेस को जो चला रहा था बंदा, उसकी डायरेक्शंस पे वो एसेट्स कहीं और चले गए, दैट विल बी टर्म्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। प्राइवेट यूज करने चले गए, अब वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे दैट इज डाउटफुल। ठीक है। और आर मेड अवेलेबल टू एनी पर्सन फॉर यूज, उसको यूज करने के लिए, प्राइवेट यूज के लिए चला गया। एसी प्राइवेट यूज करने के लिए घर पे चला गया, वापस आएगा।
तो क्या हुआ, उस एसेट को आपने यूज करने के लिए घर पे ले गए। समझ रहे हो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? गुड्स हेल्ड यूज्ड फॉर बिजनेस, देखो अगर वो परमानेंटली चलेगा तो गुड्स ही हो जाएगा, लेकिन ये यूज करने के लिए भेज रहा है। गुड्स हेल्ड यूज फॉर बिजनेस आर पुट टू प्राइवेट यूज और आर मेड अवेलेबल टू एनी पर्सन फॉर यूज फॉर एनी पर्पस, वो किसी भी पर्पस के लिए अदर देन द बिजनेस, बाय द डायरेक्शन ऑफ पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस। जो बंदा बिजनेस चला रहा था उसकी डायरेक्शंस पे वो एसेट मैंने श्रीमती जी को घर पे दे दिया, या मैंने अपने ब्रदर को घर के लिए दे दिया। मेरी डायरेक्शंस पे वो एसी ऑफिस से उतारा गया और घर पे ले जाके लगा दिया गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, ऑल क्लियर सर, सब बाउंसर जा रहा है। ऐसा नहीं करना बच्चों, अच्छे से समझना, पेपर में तोते उड़ेंगे नहीं। मुझे मेरी याद आएगी उस टाइम पे, हाँ बहुत रोओगे उस टाइम पे, मेरी याद आएगी जब। तो इसलिए ध्यान से पढ़ने का है, ठीक है? अपने लोगों को ध्यान से पढ़ने का, अपने लोग टॉप करेंगे, ठीक है? चलिए अगला पॉइंट, गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एसेट्स ऑफ एनी बिजनेस कैरिड ऑन बाय ए पर्सन हु सीजेस टू बी ए टैक्सेबल पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी सप्लाइड बाय हिम। मैंने अपना बिजनेस ही बंद कर दिया था, अरे बहुत लड़ाई झगड़ा था यार, धंधे में धंधा चल नहीं रहा था, मैंने उठा के धंधा ही बंद कर दिया। दोबारा पढ़ो, गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एसेट्स ऑफ एनी बिजनेस कैरिड ऑन बाय ए पर्सन हु सीजेस टू बी टैक्सेबल, सीजेस मतलब टैक्सेबल पर्सन ही नहीं रहा, धंधा ही बंद कर दिया, shall be deemed to be supplied by him in the course or furtherance of his business immediately before he ceases to be a taxable person. Supply of goods, that will be treated as supply of goods. मैंने अपना बिजनेस ही बंद कर दिया। मेरे ऑफिस में 4 एसी थे, इनपुट तो लेके मौज ले ली, 5 साल हुए नहीं, दिमाग से लगाना बच्चों, 5 साल हुए नहीं, बिजनेस बंद कर दिया। इनपुट लेके मौज ले ली, सेल काट दिया, इनपुट एडजस्ट कर दिया। That will be treated as supply of goods. अगर मैंने अपने पीरियड से पहले इसको, मैं अपना बिजनेस टैक्सेबल पर्सन का स्टेटस खत्म हो गया मेरा, I ceases to be a taxable person, I ceases to be a taxable person, ceases to be a taxable person shall be deemed to be supplied by him. मान लिया जाएगा कि आपने इसको सप्लाई कर दिया है, it will be treated as supply of goods. यहां तक तो ठीक था सर, अब और कुछ नहीं आना चाहिए सर इस पॉइंट में। कैसे हो सकता है, मैं कितना अच्छा आदमी हूं, मैं आपको और दूंगा इसके अंदर टॉपिक एक और। 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट के अंदर एक एग्जेम्पशन भी है इसी पॉइंट से रिलेटेड, वो भी हम यहीं कवर करेंगे बच्चों। क्या सर आप तो कंफ्यूज ही कंफ्यूज कर दोगे। एग्जेम्पशंस, यस, एग्जेम्पशंस का पेज नंबर है दोस्तों 60, ठीक है जी। वो क्या कहता है, अगर आप ट्रांसफर ऑफ ए गोइंग कंसर्न की तरह अपने बिजनेस को पूरा या इंडिपेंडेंट पार्ट कोई बेच देते हो तो दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। एक बिजनेसमैन था रामू, रामू 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 की हो गई डेथ। रामू का लड़का था शामू। शामू ने कहा भैया मैं धंधा चला लूंगा, एज इट इज टेक ओवर कर लेता हूं सारे एसेट सारी लाइबिलिटीज। शामू वाज हिज सन, ठीक है जी। तो गवर्नमेंट ने बोला जब भाई एक और बंदा उसके बिजनेस को एज इट इज टेक ओवर कर रहा है तो हमें क्या जरूरत है शामू से टैक्स पे करवाने की और शामू को जीएसटी का इनपुट देने की। एज इट इज उसका जीएसटी का इनपुट शिफ्ट कर दो, इनपुट आउटपुट सब कुछ शिफ्ट कर दो। तो अब ध्यान से पढ़ना, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ ए गोइंग कंसर्न। एक कंपनी को गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पढ़ा होगा ना आपने 11th क्लास में। बिजनेस इज थॉट टू बी कंटिन्यू टिल अनलिमिटेड पीरियड, इनफाइनाइट पीरियड तक धंधा चलेगा। एज ए होल और एन इंडिपेंडेंट पार्ट देयर ऑफ, मेरे बिजनेस के 2 पार्ट थे, एक सीए का, एक मान लो लैपटॉप सेलिंग का। मैंने लैपटॉप सेलिंग वाला अपना धंधा एज इट इज किसी और को गोइंग कंसर्न पे शिफ्ट कर दिया। जरूरी नहीं है मरना ही है, जरूरी नहीं है मरना ही है, मैंने अपना एक बिजनेस किसी और को शिफ्ट कर दिया एज इट इज रनिंग में, भैया ये ले। गोइंग कंसर्न का मतलब ये भी होता है कि मैंने अपना बिजनेस किसी और को शिफ्ट कर दिया। मर्जर, एक्विजिशन, अमलगमेशन, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है बच्चों। तो हुआ क्या सर बताइए।
ट्रांसफर ऑफ ए गोइंग कंसर्न के तहत अगर आपने दे दिया तो 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट में वो एग्जेम्प्ट है। सर ऐसे तो कोई नहीं पढ़ाता, जैसे आप पढ़ाते हो पेज ही चेंज कर देते हो, चैप्टर सारे घुसा देते हो। सर बच्चों अगर अच्छे से सीखना है ना, जीएसटी के अंदर लिंकिंग सीखनी है, कौन सी चीज से क्या लिंक्ड है। अगर मैं आपको ये गोइंग कंसर्न की एग्जामिशन कराऊंगा ना, आप बिल्कुल भी लिंक नहीं कर पाओगे अपने साथ। समझ पा रहे हो? ठीक है। ट्रांसफर ऑफ ए गोइंग कंसर्न मीन्स ट्रांसफर ऑफ ए रनिंग बिजनेस which is capable of being carried on by the purchaser as an independent business but shall not cover mere or predominant transfer of an activity comprising of a service. Transfer of business for a lump sum consideration is equal to slump sale is equal to exempt. आपने क्या किया, सारे एसेट्स सारी लाइबिलिटीज एज इट इज शिफ्ट कर दी। स्लम्प सेल कहते हैं इसको। स्लम्प सेल मतलब सारा एज इट इज आपने बेच दिया। दैट विल बी exempt. Since the transfer in title is not merely a transfer in title of either the immovable property or goods or even both, it may amount to service and has thus been exempted. अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन आता है जी सर गुड्स तो लिखा नहीं है, मेरा लैपटॉप भी था तो उन्होंने लिखा है since the transfer in title is not merely a transfer in title of either the immovable property or goods or even both, it may amount to service and has thus been exempted. तो चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो, इसका कहने का मतलब ये है गोइंग कंसर्न में सारे एसेट सारी लाइबिलिटीज अगर जारी है तो हम एज इट इज मान लेंगे कि दैट इज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ, दैट विल बी एग्जेम्प्ट। अब इसको शॉर्ट में करते हैं दोस्तों। शेड्यूल 1 क्या कहता है? परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट्स दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। अगर आपने जीएसटी का इनपुट लिया हुआ है तो इनपुट रिवर्स करना पड़ेगा। कौन से सेक्शन में वो बाद में करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद शेड्यूल 2.4 ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स। श्रीमती जी का फोन आया, एसी खराब है, एसी भेज दो। भाई का फोन आया, एसी खराब है, घर पे भेज दो, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 50 दिन बाद, 1 साल बाद वापस ले लेना। दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज, ठीक है। अगर आपने उसको ट्रांसफर कर दिया दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सीजीज टू बी टैक्सेबल पर्सन, उसने अपना धंधा बंद कर दिया या डेथ हो गई, सीजीज टू बी टैक्सेबल पर्सन, डेथ भी इसमें आती है लेकिन वो एग्जेम्प्ट कर दी गई एज ए गोइंग कंसर्न। अगर कोई और उस एसेट्स और लायबिलिटीज को एज इट इज टेक ओवर करके धंधा कंटिन्यू कर रहा है तो दैट विल बी एग्जेम्प्ट। shall be deemed to be supplied by him in the course of furtherance of his business immediately before he ceases to be a taxable person. taxable person का स्टेटस हटने से पहले immediately वो मान लिया जाएगा कि उसने सारे एसेट्स को बेच दिया है। that will be treated as supply of goods. सर इतनी लिंकिंग करानी जरूरी है बच्चों, अगर लिंकिंग नहीं करोगे ना समझ नहीं आएगा, घोटा मारना पड़ेगा और मैं नहीं चाहता मेरा कोई बच्चा घोटा मारे। समझ के काम करना है बच्चों, समझ के करोगे तो मुझे याद रखोगे, और घोटे ही मारने हैं तो यार किसी की भी क्लास ले लो, आपको घोटे ही मारने हैं तो घोटे मार लो। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। सर आगे आज और क्या कराओगे आप? हम वेट कर रहे हैं, आप क्या कराओगे आज? अब हम करेंगे इसका पॉइंट 3 यस नहीं पॉइंट 2 है, सॉरी। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स हमारा कवर हो गया है। इसको किस किस के साथ पढ़ना है? शेड्यूल 2.4 प्लस 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट गोइंग कंसर्न एग्जेम्प्ट, ठीक है जी। इन सबके साथ इसको कवर करना है। अब सप्लाई बिटवीन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन। सर ये रिलेटेड पर्सन कल भी बड़ा दिमाग खाया था आपने सर, रिलेटेड पर्सन में आज फिर आ गया रिलेटेड पर्सन। हाँ बच्चों रिलेटेड पर्सन फिर आ गया। शेड्यूल 2 के अंदर भी रिलेटेड पर्सन है, वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस या गुड्स फ्रॉम, इंपोर्ट ऑफ गुड्स या सर्विस, सर्विस की बात कर रहा था सर। इंपोर्ट ऑफ गुड्स तो कस्टम्स में डील होता है, ठीक है। हम इंपोर्ट ऑफ सर्विस जो था वो आपका सेक्शन 7(1)(b) में था और शेड्यूल 1.4 में था। 4 अभी नहीं आ रहा, अभी सेकंड में भी रिलेटेड पर्सन है। चलिए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्संस, ठीक है, और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्संस एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25। ये भी देखते हैं आज सेक्शन 25 में कौन है डिस्टिंक्ट पर्संस भाई। व्हेन मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई।
ठीक है, ये एक प्रोवाइजो है, इसको हम बाद में कवर करेंगे। ठीक है, पहले हम इतना ही कवर कर रहे हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्संस, रिलेटेड पर्संस के बीच में अगर कोई सप्लाई हो रही है या डिस्टिंक्ट पर्सन सेक्शन 25 में हो रही है, व्हेन मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वो धंधे के लिए अगर बिजनेस के लिए किया जा रहा है तो दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई, उस पर जीएसटी लगेगा। अब सर रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन हमने आपको कल ही कराई थी, याद करो कौन थे, कौन था रिलेटेड पर्सन, याद है, याद है सांभा, कितने बंदे थे रिलेटेड पर्सन में, कौन कौन थे? डायरेक्टर्स कंपनी के, पार्टनर्स कंपनी के, दो बंदे मिलके एक बंदे को चला रहे थे, दो अलग अलग बंदे एक बंदे को मैनेज कर रहे थे, थर्ड पर्सन कंट्रोल्स डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, और कौन था? एजेंट। दीज ऑल आर रिलेटेड पर्संस। आइए दोबारा करते हैं एक बार। रिलेटेड पर्सन, ये रहा रिलेटेड पर्सन, था जी आपका पेज नंबर 8.4 पे, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15, पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी रिलेटेड पर्संस इफ ऑफिसर्स या डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर बिजनेस है, लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर्स हैं, डायरेक्टर्स हो गए, पार्टनर्स हो गए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई हो गए। ठीक है, थर्ड पर्सन कंट्रोल्स 25% ग्रेटर देन इक्वल टू 25%, 24.9 हो तो रिलेटेड नहीं है, 25 या उससे ज्यादा शेयर्स होल्ड करते हैं, वन ऑफ देम कंट्रोल्स द अदर। ठीक है, ए थर्ड पर्सन कंट्रोल्स बोथ ऑफ देम, such person together controls a third person, members of the same family, one of them is the sole agent of the other and shall be deemed to be related. So these all are related persons. ठीक है जी, रिलेटेड पर्संस में अब हम आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 25 सबसेक्शन 4 के अंदर डिस्टिंक्ट पर्संस कौन है, अब इसके ऊपर और बवाल है जी। सेक्शन 25 सबसेक्शन 4, ये है पेज नंबर 10.15। सर कहां कहां चैप्टर्स पे पहुंची जा रहे हो आप बच्चों, पहुंचना पड़ेगा, अगर अच्छे से जीएसटी करना है तो पहुंचना पड़ेगा। ए पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड, अच्छा एक और बात है यहाँ पे, चैप्टर स्टार्टिंग से देखते हैं क्या लिखा हुआ है एक्ट में। ओके ठीक है, एक मिनट, इसकी हेडिंग है प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है जी, सेक्शन 25 सबसेक्शन 4 क्या बोलता है इसके अंदर? ए पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड or is required to obtain more than one registration, जिसको एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन चाहिए, whether in one state or union territory or more than one state or union territory, चाहे एक स्टेट में हो दो रजिस्ट्रेशन या अलग अलग स्टेटों में हो एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन, in respect of each such registration be treated as distinct person for the purpose of this act। सर रिलेटेड भी बना रहे हो, डिस्टिंक्ट भी बना रहे हो क्या रहा है? देखो दोस्तों, सेक्शन 25 सब सेक्शन 4 क्या कह रहा है, आपने एक ब्रांच यूपी में खोली, ए ब्रांच, एक ब्रांच आपने हरियाणा में खोली, बी ब्रांच, तो वो कहता है देखो जीएसटी के पर्पस के लिए ना हम इन दोनों को डिस्टिंक्ट मानेंगे, और अगर आपने इनकी आपस में एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन करी तो जीएसटी लगेगा। ये तो हमें क्लियर है सर, जीएसटी लगेगा ही लगेगा। हरियाणा की गवर्नमेंट कहेगी भैया रिवेन्यू दो, कंजम्पशन हमारी स्टेट में हो रही है, रिवेन्यू कैसे मिलेगा जब तक ये जीएसटी की रिटर्न नहीं डालेगा, जीएसटी की रिटर्न नहीं डालता तो बेचारी हरियाणा गवर्नमेंट का रिवेन्यू मर जाता है। तो यूपी से जो भी सेल कटेगी हरियाणा में, हरियाणा गवर्नमेंट के पास उसका जीएसटी का रिवेन्यू जाएगा, तो दैट इज व्हाई दे हैव। अच्छा एक और बात है इसके अंदर, दो बात है, अभी तो ये अलग अलग स्टेट की बात हो रही है, ये कहता है एक ही स्टेट में अगर दो ब्रांचेस है तो क्या है। अब यूपी में ही दो ब्रांचेस हैं, ए और बी, अलग अलग वर्टिकल्स में, एक में काम होता है लैपटॉप का, एक में काम होता है मोबाइल का, अलग अलग रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है। उसने कहता मुझे भड़क नहीं चाहिए भाई, ऑनर कहता है मुझे भड़क नहीं चाहिए, दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन लो। ए और बी सेम ही स्टेट में दो रजिस्ट्रेशन है, वो क्या बोलते हैं, ए पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड और इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मोर देन वन रजिस्ट्रेशन वेदर इन वन स्टेट और मोर देन वन स्टेट।
अब आ गया हम इस वाले पॉइंट में, वेदर इन वन स्टेट, एक ही स्टेट में है, दे विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन नहीं बोला, फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट बोला है। ओ पूरे एक्ट के लिए दे विल बी ट्रीटेड एज टू डिस्टिंक्ट पर्सन, मतलब वो अलग अलग बंदे माने जाएंगे। क्या वो रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे? क्या रिलेटेड पर्सन में ऐसा कुछ लिखा हुआ था? आंसर इज नो, रिलेटेड पर्सन में वो था ही नहीं। ओए राम, रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में ये पॉइंट है ही नहीं। तो दैट इज वाई इन्होंने क्या किया, जब यहां पे लिखा ना सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन रिलेटेड पर्सन एंड डिस्टिंक्ट पर्सन, तो इन्होंने बोल दिया कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन, और इसको हम रिलेटेड पर्सन में लिखना भूल गए थे, बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25। सेक्शन 25 के अंदर जो डिस्टिंक्ट पर्सन लिख रखे हैं ना, वो भी रिलेटेड पर्सन काउंट होंगे। अब दोस्तों समझो, पेपर में क्वेश्चन आया, एक ही कंपनी की दो ब्रांचेस हैं, ठीक है, अंडर विच सेक्शन और अंडर विच शेड्यूल दे विल बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्संस, ऐसा आया तो आप लिखोगे सेक्शन 25(4), और आया कि वो रिलेटेड कैसे बन गए, तो आएगी शेड्यूल 2 और सॉरी शेड्यूल 1.2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। रिलेटेड तो है, डिस्टिंक्ट भी है, रिलेटेड भी है, दोनों चीज है ये। इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग तो ये जा रहा है रिलेटेड में, लेकिन सेक्शन 25(4) कहता है वो डिस्टिंक्ट है। अरे बाप रे, अरे बाप रे बाप। ठीक है जी, तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्संस और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्संस एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25 व्हेन मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, जब वो बिजनेस के लिए किया जाएगा they will be treated as related person and GST will be applicable between those transactions. Okay सर, अब लेकिन ये बताओ, ये नीचे जो लिखा हुआ ये रह गया हमारा, प्रोवाइडेड दैट गिफ्ट्स नॉट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज इन वैल्यू, 50,000 रुपए की गिफ्ट्स की वैल्यू इन ए फाइनेंशियल ईयर बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉई shall not be treated as supply of goods or services or both. एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एक गाड़ी दी, लो जी गाड़ी बना देते हैं आप, और ये तो ट्रक सा लग रहा है, बस सी लग रही है, अब समझ जाओ बच्चों, जो भी है ये है, गाड़ी है, ये कार है, ये मैंने बोला है ना कार है ये, तो कार है ये, ठीक है, कार है ये। उसने एक कार दे दी अपने एम्प्लॉय को, बहुत बढ़िया एम्प्लॉय है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, एम्प्लॉय के नाम पे ही कार दे दी, 50,000 रुपीज से ज्यादा है वैल्यू, 1,00,000 रुपए, जीएसटी विल बी एप्लीकेबल, एम्प्लॉयर को जीएसटी लगा के देनी पड़ेगी कार। दोबारा समझो, प्रोवाइडेड दैट गिफ्ट्स नॉट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज इन वैल्यू इन ए फाइनेंशियल ईयर बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉई शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। 50,000 रुपए तक की वैल्यू का अगर आपने अपने एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया तो उसमें कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। सर अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर तो रिलेटिव है सर, सर मैंने पढ़ा, आपने अच्छे से पढ़ाया, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर आर रिलेटेड पर्सन, तो जीएसटी तो एप्लीकेबल होना ही चाहिए ना सर। जो सैलरी दे रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, क्या उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा? सर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा है, दे बोथ आर रिलेटेड पर्सन, क्या उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा? सर चलो 50,000 रुपए की छूट आपने दे दी, अब शेड्यूल 3 में चलना पड़ेगा दोस्तों अपने को, अब अपने को चलना पड़ेगा शेड्यूल 3 में। शेड्यूल 3 कहाँ गया भैया? अब हम आ गए हैं शेड्यूल 3 में। शेड्यूल 3 मींस नेगेटिव लिस्ट, उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट इज एग्जेम्प्ट, इज इन नेगेटिव लिस्ट। एग्जेम्प्ट भी नहीं बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे नेगेटिव लिस्ट, इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉय टू हिज एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट,
जॉब के सिलसिले में जो भी एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर को सर्विस दी उस पर कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, वुड नॉट क्वालिफाई एज सप्लाई। हाउएवर सर्विस इज प्रोवाइडेड आउटसाइड द एम्बिट ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर ए कंसिडरेशन वुड क्वालिफाई एज सप्लाई। मैंने कहा अपने एम्प्लॉय को एक काम कर दे भाई, मेरे लिए एक काम कर दे और उसके लिए अलग से पैसे ले लियो, सैलरी छोड़, तेरे को वैसे ही पैसे दे दूंगा मैं, 5,000 रुपए ले लियो मुझसे, मेरा ये काम कर दे, मेरा पता नहीं, मेरा कुछ भी काम करवा लो यार, कोई भी काम करवा लो, मेरे लिए कैमरा ले आइयो भाई और तेरे को मैं कमीशन दूंगा 5,000 रुपए, बढ़िया सा कैमरा ले आइयो। दैट कमीशन इज आउट ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। तो जीएसटी तो एप्लीकेबल था, यहां पे एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को दिया इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉय ने जो भी सर्विस दी एम्प्लॉयमेंट के लिए, जिसपे सेक्शन 192 के तहत टीडीएस कट रहा है, इनकम टैक्स एक्ट में जिसमें 192 सेक्शन में टीडीएस कट रहा है, दैट इज इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट। लेकिन मेरा एक एम्प्लॉय है जो मुझे एडिशनल सर्विसेज भी देता है, जिसके लिए वो इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट के तरीके से मुझे काम करता है और मुझसे पैसे लेता है, दैट इज आउट ऑफ दिस। उसके ऊपर कोई एग्जेम्पशन नहीं है, उसमें नॉर्मल रूल्स लगेंगे और जीएसटी लगेगा। अब दो चीजें हैं, दोबारा से हम डिस्कस करते हैं इसको। एक तो होता है एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, एक होता है एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, दो चीजें हैं। एम्प्लॉय ने जो एम्प्लॉयर को सर्विस दी, एम्प्लॉय ने जो एम्प्लॉयर को सर्विस दी, दैट इज एग्जम्प्ट। एम्प्लॉई ने जो एम्प्लॉयर को सर्विस दी, दैट इज एग्जम्प्ट। लेकिन जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सर्विस दे रहा है, मतलब जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 50,000 रुपए तक के गिफ्ट दे रहा है साल के सैलरी के अलावा, ओनली दैट इज एग्जेम्प्ट। उसके ऊपर अगर गिफ्ट दिए जा रहे हैं, दैट इज टैक्सेबल। 50,000 रुपए से ऊपर की अगर गिफ्ट दे दिए तो दैट विल बी टैक्सेबल। तो हमने क्या पढ़ा? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्संस और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्संस एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25 अमाउंट टू सप्लाई, provided that gifts not exceeding 50,000 rupees value in a year by an employer to the employee, that will be exempt. एम्प्लॉय जो काम कर रहा है एम्प्लॉयर के लिए, अगर अपनी सैलरी ही ले रहा है तो कोई जीएसटी नहीं है, बाय वर्च्यू ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। प्लस एम्प्लॉयर अगर उसको 50,000 रुपए से ऊपर के गिफ्ट दे रहा है तो दैट विल बी टैक्सेबल शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग, शेड्यूल 1.2 के अकॉर्डिंग दैट विल बी टैक्सेबल। ओके सर, आज तो बड़ी हैवी क्लास थी, बहुत सारी चीजें लिंक हुई। देख लेते हैं कुछ छूटा तो नहीं है हमारे बच्चों का, सब कुछ कवर हो गया है। अच्छा जी, एक पॉइंट और है, वो भी हम कवर कर लेते हैं यहीं पे। दोस्तों सेक्शन 25(4) के अंदर तो लिखा ही हुआ था कि भैया पर्सन विद मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस, अभी अभी हमने कवर किया, मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस अगर आपके हैं तो दैट विल बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्संस। एक एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। अभी तक हमने आईजीएसटी एक्ट में कुछ भी नहीं पढ़ा है, ये मैं पहली एक्सप्लेनेशन आपको सेक्शन 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में पढ़ा रहा हूं। वहां पे क्या लिखा है? वेयर ए पर्सन हैज एन एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया एंड एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया। दोस्तों अभी तक वहां पे इंडिया आउट ऑफ इंडिया की कोई बात नहीं हो रही थी सीजीएसटी एक्ट के अंदर। यू नो व्हाई? क्योंकि स्टेट्स के पास भी कोई राइट नहीं है, स्टेट्स के पास भी कोई राइट नहीं है कि वो आउट ऑफ इंडिया के ऊपर कुछ भी बनाए, कोई भी रूल बनाए। ये हमने आर्टिकल में पढ़ा था ना, कमेंट बॉक्स में बताना कौन सा आर्टिकल है, मैं भी भूल गया हूं। एन एस्टेब्लिशमेंट इन ए स्टेट एंड एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड दैट स्टेट, एंड एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड दैट स्टेट। एक एस्टेब्लिशमेंट एक स्टेट में है और एक एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड दैट स्टेट है, ये तो सेम हो गया इसके वाला। एन एस्टेब्लिशमेंट इन ए स्टेट एंड एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर्ड विद इन दैट स्टेट, ये भी सेम हो गया। देन सच एस्टेब्लिशमेंट शैल बी ट्रीटेड एज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्संस। वो डिस्टिंक्ट पर्संस माना जाएगा जीएसटी के पर्पस के लिए, वही चीज है, बस इन इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया को इसने और लिया है, बाकी तो सेम था सेक्शन 25 सब सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, इसी वजह से टैक्सेबिलिटी ऑफ स्टॉक ट्रांसफर्स या ब्रांच ट्रांसफर्स लग गया।
स्टॉक ट्रांसफर और बार्क ट्रांसफर, इसी रूल की वजह से जीएसटी उसके ऊपर लगता है। अर्लियर नो टैक्स वाज एप्लीकेबल ऑन स्टॉक ट्रांसफर। वैट के अंदर हमने पढ़ा था ना, कोई टैक्स नहीं लगता था, वैट नहीं लगता था, सिर्फ इनपुट 2% रिवर्स करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे सिंस सच ट्रांजैक्शन डू नॉट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स, क्योंकि ए ही बंदे के गुड्स थे, ए का एक स्टेट में भी रजिस्ट्रेशन था, दूसरी स्टेट में भी रजिस्ट्रेशन था, दिल्ली से हरियाणा माल भेज दिया तो माल तो ए का ही रहा ना, सेल में थोड़ी कौन होता था। लेकिन अंडर जीएसटी regime stock transfers between different locations of same legal entity will qualify as supply। एक एग्जांपल देख लेते हैं। रघुवीर फैब्रिक्स ट्रांसफर 1000 shirts from his factory located in Lucknow to his retail showroom in Delhi so that the same can be sold from there। उसने अपनी फैक्ट्री से लखनऊ के शोरूम से दिल्ली के रिटेल शोरूम में माल भेज दिया। The factory and retail showroom of Raghuveer Fabrics are registered in the states where they are located। Obvious सी बात है, लखनऊ का लखनऊ में रजिस्ट्रेशन होगा, दिल्ली का दिल्ली में होगा। Although no consideration is charged, supply of goods from factory to retail showroom constitutes supply and GST will be applicable। अब हमें ये पूछना है क्या सेम एस्टेब्लिशमेंट्स के पास सेम पेन है? हमने कहा यस यस। Whether separate registration has been obtained for two places of business within same state? No, yes। Whether transactions between them will be, एक एक करके लेते हैं, दो दो करके कंफ्यूज हो जाएंगे। Establishments have same PAN? Yes। Establishment के पास सेम पैन कार्ड है। Separate registration has been obtained? No, separate registration नहीं लिया हुआ, मतलब एक ही स्टेट में दो रजिस्ट्रेशन है नहीं, एक ही स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन है, एक एड्रेस दो है, एक जगह पे रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, दूसरी जगह को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड किया हुआ है, तो जीएसटी विल नॉट बी एप्लीकेबल। सर कंफ्यूजन, दोबारा से समझाओ। हाँ जी दोबारा से समझाते हैं, लीजिए। मैं हूं ए, मेरा हरियाणा में दो जगह ऑफिस है, एक है मान लीजिए सोनीपत में, एक है मान लीजिए गुड़गांव में। मैंने यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में गुड़गांव को ऐड कर लिया। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, ये एक ऑप्शन होती है, आप एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड कर सकते हो एक ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर, लेकिन वो सेम स्टेट में होना चाहिए। अब ये दोनों रजिस्ट्रेशन मेरे हरियाणा में ही माने जाएंगे, लेकिन मैंने रजिस्ट्रेशन एक ही लिया हुआ है और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस गुड़गांव वाले को ऐड किया हुआ है। तो इसके ऊपर अगर मैं सोनीपत से माल गुड़गांव भेजता हूं तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा, नो। ठीक है जी। क्या मेरे पास सेम पैन कार्ड है? दोनों के ऊपर एड्रेस के ऊपर सेम ही पैन कार्ड है, ऑब्वियस सी बात है। क्या सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिए हैं? नहीं, मैंने एक ही रजिस्ट्रेशन लिया है, दूसरे प्लेस को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड किया है। क्या ट्रांसफर बिटवीन देम सप्लाई माना जाएगा? आंसर इज नो। अब सेकंड पॉइंट लेते हैं। सेकंड पॉइंट, वेदर द एस्टेब्लिशमेंट्स हैव सेम पेन? हाँ जी, दोनों एस्टेब्लिशमेंट्स के पास सेम पैन कार्ड है, जीएसटी नंबर अलग अलग है। ठीक है जी। सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिए हुए हैं? यस, सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिए हुए हैं। वेदर ट्रांसफर बिटवीन देम विल बी कंसीडर्ड एज सप्लाई अंडर जीएसटी? क्या उसको सप्लाई माना जाएगा? यस। अगर रजिस्ट्रेशन सेपरेट हो गए तो ट्रांसफर माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा, जीएसटी लगेगा। ठीक है जी। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय हमने कर ही लिया है। 50,000 रुपए तक के गिफ्ट्स एग्जेम्प्ट हैं, ये आप पढ़ लेना सारा, बहुत इजी है। अगली क्लास में दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अभी हम इसको एक बार रिवाइज करें क्या आज? क्या बोलते हो बच्चों? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस, व्हाइट बैकग्राउंड यूज करते हैं आज। रुकिए। Permanent transfer or disposal of business assets where input tax credit has been availed on such assets। जब input tax credit ले रखा हो तो अगर आपने उनको ट्रांसफर या डिस्पोज ऑफ कर दिया तो जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा बाय वर्च्यू ऑफ शेड्यूल 1 पॉइंट नंबर 1। फिर इसके बाद आता है जी शेड्यूल 2 पॉइंट नंबर 4। वो क्या कहता है जी?
बीवी का फोन आया, घर पे मंगा लिया एसेट यूज करने के लिए, तो भी जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा। बस सिर्फ डिफरेंस है ये बता रहे हैं, अगर आपने यूज करने के लिए बुलाया तो दैट विल बी ट्रीटेड एज सर्विस, और अगर गुड्स आपने परमानेंटली कहीं पे भेज दिए तो वो गुड्स माने जाएंगे। ठीक है। 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट में एक एग्जेम्पशन आई, पॉइंट नंबर 2, अगर आप गोइंग कंसर्न के तहत अगर इसको शिफ्ट कर रहे हो तो कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, और गोइंग कंसर्न में ना आपको जीएसटी देना है, ना सामने वाले को कोई भी इनपुट मिलेगा। अब आते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन, पॉइंट नंबर 2 ऑफ शेड्यूल 1। पॉइंट 2 ऑफ शेड्यूल 1 वो क्या कहता है जी? सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन रिलेटेड पर्संस और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्संस एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25 सबसेक्शन 4। सेक्शन 25(4) का जो डिस्टिंक्ट पर्संस होगा दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई, दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई प्रोवाइडेड गिफ्ट्स, अगर आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में गिफ्ट्स एक्सचेंज हो रहे हैं 50,000 रुपए तक की वैल्यू के, तो उस पे कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, दैट विल बी नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई। बट शेड्यूल 3 पॉइंट नंबर 1, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को कोई भी सर्विस दे रहा है तो उस पर कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। मतलब जो उसकी जॉब है, मेरे पास एक लड़का है, मैं उसको सैलरी देता हूं, तो उस सैलरी पे कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। वो क्यों नहीं है एप्लीकेबल सैलरी पे जीएसटी? क्योंकि शेड्यूल 3 के अंदर पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है। अब आप देख रहे हो लिंकिंग हम कैसे कर रहे हैं। रिलेटेड पर्संस डेफिनेशन आई होप सो आपको सबको क्लियर है, दे आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, क्लियर है? ठीक है, आशा करता हूं बच्चों आपको हमारी क्लासेस इंटरेस्टिंग लग रही होगी और आप हमारे साथ जीएसटी बड़े मजे के साथ सीख रहे होंगे। दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, एक काम मेरे लिए जरूर कीजिए, उनको भी कुछ नॉलेज मिलने दीजिए। नॉलेज पे हम सबका हक है दोस्तों, हम सबको नॉलेज एक दूसरे का शेयर करनी है, शेयर करने से नॉलेज हमेशा बढ़ती है। जय हिंद दोस्तों।